नमस्कार, डिकोडर में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी भारतीय भाइयों, बहनों, दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आज जैसे मोदी जी ने लाल किला से जिस तरह से स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री ने विदेशों में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर जो आवाज़ दी है, वाकई काबिल तारीफ है। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे, दुनिया में बहुत सारे संकट आए और जिसमें पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। उन्हीं संकटों में से एक जो है, वैश्विक संकटों में से एक था लाओस का संकट। वह संकट काल जो था 1960 से 1963 के बीच का समय था। राष्ट्रपति चुनाव जॉन एफ कैनेडी के द्वारा सामना किया गया और पहले विदेश नीति संकट बर्लिन, क्यूबा, चीनी मुख्य भूमि से दूर के सुदूर द्वीपों, वियतनाम या शीत युद्ध से किसी तरह से बेहतर ज्ञात हॉटस्पॉट में केंद्रित नहीं था, बल्कि भूमि से घिरे गरीबी से त्रस्त लाओस में था। यह वही लाओस है जो चारों तरफ से, जिसकी भूमि जो है, सीमाएं धरती से घिरी पड़ी हैं। यह एक प्रमुख मुद्दा था जिस पर कैनेडी और उसकी विदेश मंत्री डीन रिस्क, रक्षा मंत्री रॉबर्ट एस मैकनमारा और राष्ट्रीय सलाहकार मैक जॉर्ज बैंडी ने 20 जनवरी 1961 को कैनेडी के शपथ ग्रहण से पहले के दिनों में ही इस पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि अमेरिका और इसके पहले वाले राष्ट्रपति जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे, इस सभी का जो है ध्यान इस लाओस संकट पे था। राष्ट्रपति कैनेडी 29 मार्च 1961 को ओवल ऑफिस में राजदूत एवरेल हेमेन्स से मिलते हुए कहते हैं कि इस संकट का निवारण किसी भी कीमत पर करना जरूरी है। कैनेडी ने अपने शपथ ग्रहण से एक दिन पहले राष्ट्रपति आइजनहावर से मुलाकात की और उनके मन में दो लक्ष्य थी। उन्हें उम्मीद थी कि यह बैठक लोगों के संक्रमण सामंजस्य के बारे में आश्वस्त करने के उद्देश्य से, अब इसके साथ ही और भी जो समस्याओं के विशेष उद्देश्य को पूर्ति करेगी, इसलिए हमारा हाथ और मजबूत होगा। उनका मुख्य ध्यान लाओस पर था। उन्होंने अपने लाओस के साथ कैसे व्यवहार करें, जिसे वे हमें सौंप रहे थे। कैनेडी को लगा कि विशेष रूप से यह जानना उपयोगी होगा कि वे हस्तक्षेप करने के लिए कितने तैयार थे। आइजनहावर प्रशासन कैनेडी के लिए एक उलझन भरी, जटिल, असहनीय स्थिति छोड़ रहा था। लाओस भूगोल का शिकार था। उस समय एक RAND के अध्ययन ने संयुक्त राष्ट्र को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया था कि कानूनी अर्थों को छोड़कर शायद ही कोई राष्ट्र हो लाओस में अपनी हाल की स्वतंत्रता की रक्षा करने की क्षमता का जो अभाव था उसे समझा जा सकता था। इसकी अर्थव्यवस्था विकसित थी, प्रशासनिक क्षमताओं का अभाव था, इसकी आबादी जातीय और क्षेत्रीय दोनों तरह में विभाजित थी, और यहाँ के अभिजात वर्ग जो थे भ्रष्ट और नेतृत्व के लिए योग्य थे ही नहीं। लेकिन यह अत्यधिक कमजोर राज्य बोतल में कॉर्क जैसा था, कि जैसा कि आइजनहावर ने कैनेडी के साथ अपनी बैठक में संक्षेप में कहा कि राष्ट्रपति को उम्मीद थी कि इसका नुकसान सुदूर पूर्व के अधिकांश हिस्सों के नुकसान की शुरुआत से होगी। आइजनहावर प्रशासन ने लाओस में कम्युनिस्ट विरोधी एक मजबूत गढ़ बनाने के लिए कई वर्षों तक काम किया था, जो कम्युनिस्ट चीन, उत्तरी वियतनाम के खिलाफ एक सुरक्षा कवच था। मानचित्र पर आकर्षक होते हुए भी यह रणनीति लाओटिनिक राज्य और लोगों की विशेषताओं के साथ पूरी तरह से विपरीत थी। 1960 तक लाओस राजनीतिक रूप से विखंडित हो गया था। इसमें मुख्य रूप से 3 गुटों का नियंत्रण
था, या ये माने कि उन्हें नियंत्रण करने के लिए होड़ लगी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जनरल नौशावान फूमी को अपना समर्थन दिया था। उनकी सेनाएं कोंगले के नेतृत्व में एक तटस्थ बल के साथ युद्ध में लगी हुई थी और सोवियत विमान कोंगले की सेनाओं के लिए पुनः आपूर्ति मिशन चला रहे थे। तटस्थ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री सोना फूमा कंबोडिया में निर्वासित हो गए थे। जब निर्वासित होकर चले गए थे, लेकिन उनका लोटियन राजनीति पर बहुत ही प्रभावशाली और सक्रिय प्रभाव था। उनके सौतेले भाई सोफा नवारोंग ने कम्युनिस्ट प्रभुत्व वाले पाथेत लाओ का नेतृत्व किया, जिसने लाओस उत्तरी और वियतनाम सीमा के साथ एक व्यापक क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। फूमा की सेनाओं को बहुत कम लोकमत समर्थन मिला। वे युद्ध में अप्रभावी साबित हुए और सैन्य हार की ओर बढ़ते दिखाई दिए थे। आइजनहावर प्रशासन ने ठीक इसी तरह से कि आकस्मिकता के लिए दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन का निर्माण का नेतृत्व किया था। हालांकि पहले इस बड़े परीक्षण में संयुक्त राज्य अमेरिका हस्तक्षेप के लिए गठबंधन का समर्थन हासिल करने में पूरी तरह से असमर्थ था। इसकी प्रमुख यूरोपीय शक्तियां ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस फूमा को एक नाजायज शासक मानते थे और सोवन्ना फूमा का समर्थन करते थे। वो लाओस में सैन्य कार्रवाई के सख्त खिलाफ थे। जनवरी 1961 में तैयार किया गया एक अंतर एजेंसी विश्लेषण ने संक्षेप में कहा कि लाओस में मौजूद परिस्थितियों में कार्य करने के लिए बनाया तो गया था, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे न केवल इसकी अपनी विश्वसनीयता पर बल्कि इसके सृजक के रूप में भी संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्वसनीयता पर संदेह होने लगा। साथ ही SEATO एक ऐसा साधन बन गया जिसके द्वारा हमारे सहयोगी हम पर ही संयम थोपने की बात करते थे। जैसे जैसे आइजनहावर प्रशासन अपने अंतिम दिनों में पहुंचा, संयुक्त राज्य अमेरिका को स्थिति को बचाने के लिए एक हताश प्रयास में एक तरफा सैन्य हस्तक्षेप की संभावना का सामना करना पड़ रहा था। हस्तक्षेप से जुड़े विशाल सैन्य मुद्दों के अलावा अमेरिकी सेनाओं के प्रदेश से अमेरिकी और सोवियत सैन्य टकराव का पर्याप्त जोखिम और ये मानिए कि एक पूरी तरह से संभावना उत्पन्न हो गया था। कैनेडी को दो निराशाजनक रणनीतियों के बीच चयन करना था। एक सैन्य समाधान का अनुसरण करना, जिसमें बहुत संभव है कि अमेरिकी सेनाओं को द्वारा एक तरफा हस्तक्षेप की मांग की है, या नीति में एक बड़ा बदलाव अपनाते हुए युद्ध विराम और लाओस को निष्प्रभावी करने की मांग करना। उन्होंने सैन्य विकल्प को अस्वीकार कर दिया, यद्यपि उन्होंने फॉमी को एक आक्रामक अभियान को लिए प्रोत्साहित भी किया था, जिसका उद्देश्य उनकी वार्ता के लिए स्थिति मजबूत करना था। यह बुरी तरह विफल रहा। कैनेडी ने 23 मार्च 1961 को अपने प्रेस सम्मेलन की शुरुआत लाओस की विस्तृत चर्चा के साथ की, जिसमें उन्होंने शत्रुता समाप्त करने और एक तटस्थ और स्वतंत्र लाओस की ओर ले जाने के लिए वार्ता का आह्वान किया। पाथेट लाओ ने 3 मई को युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसी देरी ने उत्तरी वियतनामी सेना को दक्षिणी लाओस में आक्रमण अभियान का समय दे दिया और 4 जून को वियना शिखर सम्मेलन में लाओस एक प्रमुख विषय था, जिसमें कैनेडी और सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव युद्ध विराम की तटस्थता और गठबंधन सरकार के साझा लक्ष्य पर सहमत हुए। यह दुनिया में पहली बार था जब 2 महाशक्तियां इस तरह से साझा लक्ष्य पर सहमत हुए हों, तटस्थ सरकार की गठन सुनिश्चित किया जा सके। कैनेडी ने लाओस को अमेरिका और सोवियत संघ के संभावनाओं के लिए एक परीक्षण मामला माना। ऐसे क्षेत्रों में जहां महाशक्तियां आम उद्देश्यों तक पहुंच सकती है और टकराव से बच सकती है। कैनेडी ने अपने प्रशासन के शुरुआती दिनों में W. एवरेल हैरिमन को राजदूत नियुक्त किया। फिर अगले नवंबर उन्हें सुदूर पूर्वी मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री नियुक्त करके हैरिमन को नीतिगत भूमिका को औपचारिक रूप दिया। हैरिमन ने 16 मई को जिनेवा में
लाओस पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लाओस के प्रति अमेरिकी नीति को व्यवस्थित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। इसमें शामिल 14 देशों में यूएसएसआर, लाओस, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, भारत, बर्मा, कंबोडिया, कनाडा, थाईलैंड शामिल थे। इस बीच तीनों लाओसियन गुटों ने गठबंधन सरकार की संरचना पर बात की। अगले मार्च हेरिमन फोमी से असंतुष्ट हो गए थे और उन्होंने निर्णायक रूप से सोवन्ना फोमा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की ओर अमेरिकी नीति बदल दिया। लाओसियन समूह 12 जून 1962 को गठबंधन सरकार की संरचना पर समझौते पर पहुंचे और जनेवा सम्मेलन 23 जुलाई को लाओस की तटस्थता की घोषणा पर सहमत हुए। ध्यान दीजिएगा, इन समझौतों में सोवन्ना फोमा के नेतृत्व में लाओस में गठबंधन सरकार की स्थापना होती है, जिसमें तीनों गुटों के बीच कैबिनेट पद वितरित किए गए। लाओस को तटस्थता पर घोषणा और उसमें संबंधित प्रोटोकॉल ने लाओस में पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग की देखरेख में सभी विदेशी नियमित और नियमित सैनिक, विदेशी अर्धसैनिक संरचनाओं और विदेशी सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का आह्वान किया, जिसमें भारत, पोलैंड, कनाडा के प्रतिनिधि शामिल थे। आईओसी ने सर्वसम्मति के सिद्धांत पर काम करेगा और जो 1954 से 1958 के अपने अभ्यास से बदलाव है, जब यह बहुमत के नियमों के तहत काम करता था। तीनों लाओस की सेनाओं का एकीकरण, विमुद्रीकरण गठबंधन पर सरकार द्वारा किया जाएगा। न तो आईसीसी और न ही अन्य अंतर्राष्ट्रीय पक्ष इन महत्वपूर्ण गतिविधियों के देखरेख या हेरफेर में या किसी तरह का इंटरफेरेंस करेंगे। यह समझौता जल्दी ही टूट गया, जिसके कारण लाओस और उसके पड़ोसियों को बहुत नुकसान हुआ। एनवी ने 27 अगस्त को 15 सैनिकों को प्रतीकात्मक वापसी की और 9 अक्टूबर को उत्तरी वियतनाम में लाओटियन विदेश मंत्रालय को सूचित किया गया कि उनके सैनिकों को जेनेवा समझौता के अनुसार वापस बुला लिया गया है। हालांकि उत्तरी वियतनाम ने समझौते का उल्लंघन करते हुए पाथेट लाओ के समर्थन में अपनी सलाह, रसद और युद्ध जारी रखा। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी लाओस में क्षेत्रीय नियंत्रण का विस्तार करना जारी रखा ताकि दक्षिणी वियतनाम युद्ध क्षेत्र में अपनी रसद को लाइनों को सुरक्षित कर सके। संयुक्त अमेरिका ने जेनेवा समझौते के अनुपालन में अपनी सैन्य सलाहकारों की टीम को वापस बुला लिया, लेकिन इसके बाद में वो और थाई सेनाओं का समर्थन करके फोमा सरकार और उसकी सेना को आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान करके उत्तरी वियतनामियों का उल्लंघन का जवाब दिया। अब जानते हैं लाओस के बारे में। यह तो एक अंतर्राष्ट्रीय संकट के बारे में आपको बताया मैंने। लाओस शब्द फ्रांसीसी लोगों द्वारा बनाया गया है, जिन्होंने 1893 में तीनों लाओ राज्यों को फ्रेंच इंडोचाइना ने एकजुट किया था। लाओ शब्द का लाओ भाषा में देश का नाम मुआंग लाओ या पाथेट लाओ है। दोनों का शाब्दिक अर्थ लाओ देश है। उत्तरी लाओस जो है अन्नामाइट पहाड़ियों में लिंग गुफा में 2009 में एक प्राचीन मानव खोपड़ी बरामद होती है। यह खोपड़ी पूर्व एशिया के देशों के इतिहास को ही बदल दिया, क्योंकि यह खोपड़ी जो है कम से कम 46,000 साल पुरानी थी, जिससे यह दक्षिण पूर्व एशिया में अब तक पाया गया सबसे पुराना आधुनिक मानव जीवाश्म माना गया। उत्तरी लाओस में लेट प्लेसिटोसीन से संबंधित स्थलों पर होब्रिहम प्रकार के सहित पत्थर की कलाकृतियाँ मिली। पुरातात्विक साक्ष्य 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान विकसित कृषक समाज का सुझाव देते थे। दफन और अन्य प्रकार के मकबरे एक जटिल समाज का सुझाव देते हैं
और इसमें कांस्य की वस्तुएं लगभग 1500 ईसा पूर्व की मिली हैं। लोहे के औजार 700 ईसा पूर्व के मिले हैं। प्रोटो ऐतिहासिक काल की विशेषता चीनी और भारतीय सभ्यताओं का संपर्क दिखाता है। लाओस का इतिहास लानजांग के राज्य से जुड़ा है, जिसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में लाओस के राजकुमार फान नगुम ने की थी। उनके पिता अपने परिवार को खामेर साम्राज्य से निर्वासित कर दिया था। फानुम ने 10,000 खामेर सैनिकों के साथ मेकांग नदी के बेसिन में कई लाओस रियासतों पर विजय प्राप्त करके की, जिसकी परिणति बियनेतियाने पर कब्जे के साथ हुई। नगुम लाओ और राजाओं के एक लंबे वंश से, जिसका इतिहास खौन-बोलोम तक जाता है। उन्होंने थेरवाद बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बनाया और लान जंग समृद्ध हुआ। उनके मंत्री उनकी क्रूरता को बर्दाश्त करने में असमर्थ थे। उन्हें 1373 में वर्तमान थाई प्रांत नान में निर्वासित करने के लिए मजबूर कर दिया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई। सेम सेंथई के शासनकाल के दौरान लैंग जांग एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बन गया, लेकिन 1421 में इनकी मृत्यु के बाद यह लगभग एक सदी तक युद्धरत गुटों में बिखर गया, क्योंकि छोटे छोटे रियासतों में अपनी साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब आते हैं 1520 में फोर्टिसराथ सिंहासन पर आए और बर्मी आक्रमण से बचने के लिए राजधानी को लुआंग प्रवांग से बियतियाने ले गए। सेट्टा थिरत 1548 में राजा बने, जब उनके पिता की हत्या कर दी गई थी, और उन्होंने लाओस के प्रतीक थाट लुआंग के निर्माण का आदेश दिया। और सेट्टा थेरित कंबोडिया में एक सैन्य अभियान से वापस लौटते समय पहाड़ी में गायब हो गए, और लैनसंग 70 से अधिक वर्षों तक अस्थिरता में गिर गया, जिसमें बर्मी आक्रमण और गृहयुद्ध दोनों शामिल थे। 1637 में जब सेरिग्रा बोंगासा सिंहासन पर चढ़े तो लैनजांग ने अपनी सीमाओं का और विस्तार किया। उनके शासनकाल को अक्सर लाओस के स्वर्णिम युग के रूप में माना जाता है। जब वह बिना किसी उत्तराधिकारी के मर गए तो राज्य को तीन रियासतों में विभाजित हो गया। 1763 और 1769 के बीच बर्मी सेनाओं ने उत्तरी लाओस पर कब्जा कर लिया और लुआंग प्रवांग पर कब्जा कर लिया, जबकि चंपासक अंततः सियामी के आधिपत्य में आ गया। चाओ ऑनवोंग को सियामी लोगों ने बिनतियाने का जागीरदार राजा बना दिया। उन्होंने लाओ ललित कला, साहित्य और पुनर्जागरण को प्रोत्साहित किया, लुआंग प्रवांग के साथ संबंधों को सुधार किया, और वियतनामी दबाव में उन्होंने 1826 में सियामी लोगों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह विफल हो गया और बियनतियाने में लूटपाट की गई। ऑनवोंग को एक कैदी के रूप में बैंकॉक लाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे समय में जब भूमि के स्वामित्व की तुलना मनुष्यों के अधिग्रहण की प्राथमिकता थी, पूर्व आधुनिक और दक्षिण पूर्व एशिया युद्ध और दुश्मनों से लोगों और संसाधनों को जब्त करके इर्द गिर्द घूमता रहा। 1876 में लाओ से सियामी सैन्य अभियान को एक ब्रिटिश पर्यवेक्षक ने बड़े पैमाने पर दास शिकार और छापों में तब्दील होने के रूप में वर्णित किया है। लाओस पूर्वोत्तर मध्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया का एक स्थल है। यह उत्तर में एक नियमित गोलाकार भाग से बना हुआ है, जो दक्षिण पूर्व में फैले प्रायद्वीप जैसे संकरा हो जाता है। कुल मिलाकर देश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक फैला है, लगभग 650 मील तक फैला है, यानी 1050 किलोमीटर में। राजधानी इसके वियंतियाने है और देश के उत्तरी भाग में मेकांग नदी स्थित है। इसे आपके काफ़ी सारे परीक्षा में आपको सहयोग मिलेगा। अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं लाओस के बारे में। लाओस के प्रधानमंत्री का नाम सोने क्यासाय सिम्पाडोन है। लाओस की जनसंख्या 76 लाख
58,000 है 2024 के अनुसार। और प्रेसिडेंट का नाम थोंगलाउन सिसोउथिल है। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।